नंबरिंग पे आप फार्मूला लिखोगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका रिफ्लेक्शन फार्मूला है जो मिरर में आप यूज किए हो और इसको ड्राइव करके लाना है। ये अक्सर करके हाई स्कूल में भी आप लोग लाए होंगे। देखो इसको डिराइव करने के लिए कौन सा फॉर्मूला जी? परावर्तन रिफ्लेक्शन क्या है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर में आपने पढ़ा होगा, ये डेरिवेशन हाई स्कूल में भी रहा है, आपने सर हाई स्कूल में भी कराए होंगे। इसके डिराइव करने के बाद 6 स्टेप हैं, 6 तरीके से अगर करते हो 6 स्टेप से तो ये तुरंत फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। सबसे पहले कन्वेक्स या कन्वेक्स या कनकेव मिरर्स आप बनाओगे, मतलब उत्तल या अवतल दर्पण बना लोगे। उसे हम लोग अगर दर्पण का नाम ना ले तो अवतल वाला दर्पण थोड़ा ठीक ठाक समझ में आता है, तो समझ में दोनों आता है जिस पे चाहो। अब बताओ जब ये इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलते हैं? जहाँ पे ये मिरर को, ये दर्पण कहलाता है, मिरर कहलाता है। दर्पण को जहाँ पे कट करता है इसको हम ध्रुव बोलते हैं, पोल। पी से दिखाते हैं ना। इसमें 2 और भी पॉइंट्स होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है सी, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और पी और सी के लगभग बीच में दैट इज द फोकस कहलाता है। तो ये चीजें तो आपको पता ही होगा। हमें किसी भी मिरर में जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है, जो इमेज का पोजीशन होता है, मतलब जो वस्तु की स्थिति होती है और प्रतिबिंब की स्थिति होती है, इनके बीच जो संबंध निकाला गया है वो संबंध होता है दर्पण के लिए, अर्थात परावर्तन घटना के लिए। ये परावर्तन में काम करेगा, अपवर्तन में नहीं, लेंस में नहीं लगा सकते। तो ये रिफ्लेक्शन के लिए, किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए है। रिफ्लेक्शन के अगर फॉर्मूले की हम डेरिवेशन लें तो हम एक मिरर तैयार कर लेते हैं और इसमें एक ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसकी साइज हम मान ले रहे हैं ओ डैश। ऑब्जेक्ट को ओ कहते हैं, इसलिए इसका नाम ओ डैश रख देते हैं। ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, तो वस्तु रखे हो तो नाम क्या? ओ डैश। अच्छा, इमेज बनाने की कंडीशन आपको पता होगा, अगर कोई लाइन पैरेलल मूव करती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है, ऐसा आपने पढ़ा हो। रिफ्लेक्ट होने के बाद तो फोकस से क्रॉस करती है। दूसरा, फोकस से गुजरती है। अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो फिर उसी में क्या हो जाती है? लौट जाती है, मतलब यहाँ से फिर कम बैक हो जाती है, गई है फिर रिटर्न आई है। और जहाँ पे वो किरणें कटती है वहां पे क्या बनके तैयार हो जाता है? प्रतिबिंब। मान लेते हैं इमेज को आई कहते हो तो इसकी लंबाई क्या मान लेगा? तो आपने क्या किया है कि एक दर्पण बनाया है, मिरर बनाया है, उस पे प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को चुन किया है, एक ऑब्जेक्ट लिए वो है तो उसका इमेज डायग्राम से आपने तैयार कर दिया। आप यहाँ जिस पॉइंट को मान सकते हो ए, क्या ए, इस पे से एक लंब डाल दिया गया है, परपेंडिकुलर खींचा गया है, जो यहाँ पे क्या बना दिया? एम कर देते हैं। कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। और इस तरह जब फिगर आप तैयार कर चुके हो तो आपको पता होना चाहिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता के, ये है फोकस, ये है पोल, ये है आपका इंसिडेंट पॉइंट जहाँ पे गिरा है आपकी किरण, और ये परपेंडिकुलर फुट है। इसमें अगर आपको करना है तो इसमें देखो स्टेप्स क्या होते हैं। पहले तो इसका क्या लिखना पड़ेगा? लैंग्वेज। माना अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, इसमें एक वस्तु O डैश रखा गया है जो परावर्तन के पश्चात एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब I डैश बनाता है। तो ये बातें बताना पड़ेगा। या लेट्स ए मिरर, कनकेव मिरर
which pole P focus F and center of curvature is C. An object O dash or kept front the mirror and it give an real inverted image I dash there. ये पूरी बातें आप बता दोगे हिंदी में, थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखकर, तब काम शुरू करोगे। आपको यार दो चीजें दिख रहा होगा, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ये दोनों ट्रायंगल से बताओ ये एंगल बराबर होता है कि नहीं? इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? शेषा एंगल बोलते हैं, वर्टिकल एंगल बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर सीधा सीधा खड़ा है तो दोनों दो एंगल बराबर हो गए कि नहीं? जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तो तीसरे बच में किया। और दो एंगल बराबर होने के बाद उसे हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में समरूप चतुर्भुज कहते हैं, सर्वांशम नहीं, उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ये समरूप, समरूप मतलब रूप एक जैसा। तो हम लोग बता सकते हैं ओ डैश सी, ट्रायंगल को समझ पा रहे हो? ओ डैश सी, ओ डैश सी और एंड आई डैश सी, आई डैश क्या है? सिमिलर है, समरूप है या सिमिलर है? आर सिमिलर आपने पढ़ा होगा। देन जब कोई दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनके बेस और हाइट की रेशियो सेम होती है। मतलब इस ट्रायंगल का हाइट अगर देखा जाए ओ डैश, तो उस ट्रायंगल का जो हाइट है आई डैश, इस ट्रायंगल का जो बेस है ओ सी, बेस माने आधार, और उस ट्रायंगल का बेस क्या है? ये आपको पता होना चाहिए कि जब दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनके साइड के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होती है? इक्वल होती है। 7 या 8 के सिलेबस में मैथ में पाया जाता है। अब इस ट्रायंगल में लो, यहाँ और यहाँ सेम स्थिति है, वर्टिकल एंगल बराबर है कि नहीं? और यहाँ परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी, मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एम एफ एंड ट्रायंगल आई डैश एफ क्या है? सिमिलर, समरूप है। अगर ये सिमिलर है तो आपको तो पता चल गया होगा कि उनके हाइट का रेशियो एम बाई इनका हाइट आई डैश बराबर होगा उनका बेस या फिर इनका बेस आई एफ। ये दो चीजें समझ में आया? हमने इस ट्रायंगल को सिमिलर दिया है, इस ट्रायंगल को सिमिलर किया है, और सिमिलरिटी के रूल के अकॉर्डिंग उनके हाइट के, इनका हाइट बाई इनका हाइट, इनका बेस बाई इनका बेस, इनका हाइट बाई इनका हाइट, इनका बेस बाई इनका बेस, वो बराबर होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि ये पैरेलल लाइंस होती है, जो ऊपर वाली ले जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, और पैरेलल के बीच सेपरेशन क्या होता है? बराबर। तो हम लिख सकते हैं सिंस या चूंकि हमारा जो ऊपर का लाइन है ओ डैश ए, पूरा ऊपर डैश, और जो नीचे का है ओ एम, वो दोनों पैरेलल है। ओ एम, ये ओ एम और जो ओ डैश ए पैरेलल है कि नहीं? आपको पता होगा ये पैरेलल जाती है तभी फोकस से जाती है, और पैरेलल के बीच का सेपरेशन हर जगह क्या होता है? बराबर होता है। अगर ऐसा है तो आपको पता हो गया होगा कि क्या बराबर है? ओ डैश जो यहाँ का सेपरेशन है वो वहाँ ए एम के बराबर होगा। इसको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं बाई सेकेंड इक्वेशन। द्वितीय समीकरण से आप देखो, दूसरे समीकरण में ए एम के जगह क्या लिख सकते हो? ओ डैश बटे ये भी बन गया आई डैश बराबर एफ एम बटे आई एफ। ये तीसरा नंबर बन गया। एक और 3 को मैच कर लो, इक्वेशन फर्स्ट व थर्ड। अब देखो आपके लेफ्ट साइड मिल रहे हैं तो राइट साइड इक्वल होंगे, मतलब ओ सी बाई इक्वल होगा एफ एम बाई आई एफ। दैट इज द फोर्थ इक्वेशन। हमने क्या किया? पहला बनाया यहाँ की सिमिलरिटी से, दूसरा बनाया यहाँ की सिमिलरिटी से, फिर इसको पैरेलल के हिसाब से दूसरे से चेंज कर दिया, तीसरा बना, पहले और तीसरे को मैच किया तो लेफ्ट साइड इक्वल था तो राइट साइड इक्वल हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आपको पता होगा अगर हम ओ डैश की साइज छोटी कर दें, ये ओ डैश बहुत छोटा हो, बहुत क्या हो? अगर ये बहुत छोटा होगा तो ए पी के नजदीक हो जाएगा कि नहीं? ए पी के निकट होगा। और अगर ए बहुत नजदीक हो जाएगा तो जो परपेंडिकुलर आएगा वो एम पी पे पहुंच जाएगा कि नहीं? अतः एम पी पर होगा। ध्यान समझना, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा तो ए पी के बहुत नजदीक होगा,
क्योंकि ये पहला लाइन तो वैसे नजदीक को जाएगी ना, और जब ए यहाँ आएगा तो उसका परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, मतलब वो लगभग यम पे आएगा। अर्थात हम क्या कर सकते हैं कि यम को पी मान सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट छोटा हो जाए तो यम लगभग पी पे रहेगा। यहाँ से इस पे पुट करेंगे तो OC बटे बराबर एफ पी बटे IF। अब हम OC का डिस्टेंस देखो, OC यही है ना, OC को क्या लिख सकते हो, OP माइनस CP। हम OC देख रहे हो ना, OC को क्या लिख सकते हो, OP माइनस CP। IC को क्या लिख सकते हो, CP माइनस CP माइनस, यहाँ पे P ऑलरेडी है। IF को क्या लिख सकते हो, IF IP माइनस IP माइनस PF या FP, जो भी आप करना चाहो, IP माइनस FP। सब में PP आ गया ना। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन में बताया गया कि जो भी डिस्टेंस होता है वो पोल से मेजर किया जाता है, तो हमने सबको पोल में कन्वर्ट कर लिया। OP है क्या, वस्तु की डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ नाप रहे हो तो ये रे के उल्टा आ रहे हो, मतलब माइनस ही। CP क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, कैपिटल R। इधर आ रहे हो तो माइनस R लोगे, यहाँ भी CP है तो माइनस R लोगे। यहाँ IP क्या है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज को माइनस V कहते हैं। माइनस को ले रहे कि रे इधर जा रहा है और हम इधर आ रहे हैं मेजर करने, उल्टा। FP क्या है, फोकस, तो माइनस F। IP क्या है, V, तो माइनस V, और FP क्या है, फोकस, तो माइनस F। सब में माइनस लगा है, क्यों, क्योंकि सब डिस्टेंस इधर मेजर किया गया है, चाहे फोकस हो, चाहे इमेज का हो, चाहे कर्वेचर हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, तो सब पे माइनस लगा है। जो डिस्टेंसेस था उसको हम अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो माइनस U प्लस R बाई माइनस R प्लस V इक्वल माइनस F अपॉन माइनस V प्लस F। आपको पता होगा R को हम 2F लिख सकते हैं, फोकस का डबल होता है, तो यहाँ 2F प्लस V इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस V प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे UV हो जाएगा, यहाँ करोगे माइनस 2FV, यहाँ से यहाँ करोगे माइनस FU, यहाँ से यहाँ करोगे 2F स्क्वायर, यहाँ से यहाँ करोगे 2F स्क्वायर, यहाँ से यहाँ माइनस FV, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर, UV बराबर ये 2FV उधर जाएगा, एक FV घट जाएगा तो FV बचेगा, और ये FU उधर जाएगा तो प्लस FU हो जाएगा, कट जाएगा सर माइनस FV कहाँ वो 2FV वहाँ जाए तो F2 कटेगा, तो बची UVF से हाथ देने पर अगर हम इसमें डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, UV बटे UVF, FV बटे UVF और FU बटे UVF। यहाँ UV कटेगा 1 बटे F, यहाँ FV कटेगा 1 बटे U, FU कटेगा 1 बटे वैसे आता नहीं एग्जाम में, फिर भी आपको हाई स्कूल में भी कराया गया, तो यहाँ भी करो। अगर आपको पता होगा कि परावर्तन और अपवर्तन में एक फर्क है। एक चीज तो समान है कि परावर्तन में भी किरण डिस्टर्ब हो जाता है और अपवर्तन में भी डिस्टर्ब होता है, मतलब अपने रास्ते से दोनों में विचलित होता है। परावर्तन में ज्यादा विचलित होता है, अपने ही माध्यम में लौट आता है, और अपवर्तन में थोड़ा कम विचलित होता है लेकिन दूसरे माध्यम में चला जाता है, और या तो अभिलंब की तरफ झुकता है या तो अभिलंब से दूर झुकता है। हम पहले नंबर अपवर्तन का जो मेन सूत्र है बाबू, जैसे परावर्तन का मेन सूत्र पाए हो, ऐसे अपवर्तन का मेन सूत्र होता है n-1 n अपान v माइनस 1 अपान इक्वल टू n माइनस 1 अपान। ये फार्मूला किसके लिए है, अपवर्तन के लिए, लेकिन अपवर्तन का भी दो फार्मूला था, आपको पता होगा। एक हमने
समतल पृष्ठ के लिए बताया था, एच एपियर अपॉन एच रियल इक्वल टू एन, याद है? वो किसी भी बर्तन के अंदर अगर कोई सिक्का उक्का रख दो तो वहाँ एच एपियर कितने पे दिखेगा, एच रियल बराबर डिवाइड करके एन करते थे। तो अपवर्तन दो तरह का होता है, एक समतल पृष्ठ द्वारा, एक गोलीय पृष्ठ द्वारा। जब कोई समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होता तो आपको याद आना चाहिए कि पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जब रख देते थे तो यहाँ से जब किरणें जाती है तो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाती है ना, तो हमें यहाँ महसूस होता है। तो ये एच एपियर होता है, एच एपियर, और ये एच रियल, और आपने पढ़ा था एच एपियर अपॉन एच रियल इक्वल टू एन, था कि नहीं? तो ये कौन सा सूत्र है? अपवर्तन का ये सूत्र है, लेकिन समतल पृष्ठ द्वारा। किसके पृष्ठ द्वारा? और ये भी अपवर्तन का सूत्र है, लेकिन गोलीय पृष्ठ द्वारा। तो पहले तो इसी को निकालना है, अपवर्तन का सूत्र। देखते हैं कैसे ड्राइव करके लाया गया होगा। और ये आपके हाई स्कूल तक नहीं रहा, ये इंटर में आता, इंटर में खत्म हुई, मतलब इंटर में ही आ पाओगे। ध्यान से देखो, इसके रिलेटिव एक फिगर बना रहे हैं। हाँ, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन माने रिफ्रैक्शन, लेकिन रिफ्लेक्शन किससे? प्लेन इंटरफेस से नहीं, स्फेरिकल इंटरफेस से, गोलाकार। हमने एक स्फेयर बनाया है, ध्यान से देखो, ये इधर मान लो ये ग्लास है, क्या है? ग्लास या वाटर भी हो सकता है, उसे कोई भी मीडियम चेंज होना चाहिए, डेंसर मीडियम है, इसको हम सघन कहते हैं, और इसका अपवर्तनांक मान लिया जाए। और इधर क्या है? वायु, वायु को हम लोग विरल कह सकते हैं, रेयर मीडियम। अगर आप ऐसे जगहों पे जानते जी, ये एक अलग मीडियम है और ये अलग। अगर ये प्लेन होता ना, जब प्लेन, तो प्लेन वाले में एच एपियर एच रियल का कॉन्सेप्ट चलता है। ये स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा कि नहीं? सेंटर को किससे दिखाते हैं? सी से। सेंटर को किससे दिखाए? अच्छा, इसको हम अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस ही कहते हैं, क्या? मुख्य अक्ष। और ये जहाँ कट किया इसको पोल ही कहते हैं। इसमें ध्रुव फोकस नहीं होता है, या फोकस की बात नहीं होती है। सेंटर ये बताओ कि अगर यहां से ये स्फेयर का जो पार्ट होगा उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका पोल्स है। आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, सपोज कर लो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, और यहाँ से रे निकला, तो आपको पता है कि ये रे रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा? रिफ्लेक्ट का मतलब वापस आना, वो मिरर नहीं है, वो मीडियम अलग है, वो घुसेगा उसके अंदर, और घुसेगा तो फिर पक्का अपने पास से भी डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब से पहले आपको नॉर्मल खींचना पड़ेगा, और जानते हो जब प्लेन वाला होता है तो नॉर्मल ऐसे डायरेक्ट मार दिया जाता है, लेकिन जब स्फीयर वाला होता है तो उसका नॉर्मल जहां खींचना है और उसका सेंटर मिलाने वाली लाइन होती है, जहां पे तुम्हें खींचना है और जहां पे सेंटर होता है उसको मिलाओगे तो वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? नॉर्मल। इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधे। क्या ये सीधे जा पाएगा? नहीं। रिफ्रैक्शन कहता है कि जब भी कोई लाइट में मीडियम चेंज करती है तो या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से हट जाती है। ये बताओ, नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से हट जाएगी? रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ जा रही थी ऐसे, तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा। मान लेते हैं झुक गया, और झुक के यहाँ पे आके मैच कर गया, कहाँ मैच किया? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बात तो समझ में आ रहा फिगर? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, यहाँ से किरणें निकली है, वायु में भी चल रही है। वायु का मतलब विरल मीडियम है, रेयर मीडियम है। जब वो अपना मीडियम चेंज कर रहा है तो मीडियम चेंज कर रहा है तो कहाँ जा रहा है? रेयर से डेंसर में घुस रहा है। घुसेगा तो रिफ्लेक्शन का रूल करता है कि कोई भी मीडियम जब चेंज करता है तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है या तो नॉर्मल से वे होता है। अब वो तो रूल आपको बताया गया होगा कि जब विरल से सघन में जाता है, मतलब रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, या डेंसर से जब रेयर में आता है तो नॉर्मल से दूर हटता है। ये रेयर से डेंसर में जाना तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुकेगा तो कहीं ना कहीं मीट करेगा कि नहीं करेगा? मतलब जहां मीट करेगा वही इमेज बनेगा। अगर इसको हम लोग पूरा डायग्रामिक ले तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं अपने प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इसको मान लेते हैं क्या? यम। क्या माने?
मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट ने उस पॉइंट पे बनाया उसको अल्फा एंगल, जो नॉर्मल ने बनाया उसे बीटा, और जो ये ने बनाया उसे तीन एंगल पर मानना पड़ेगा, तीनों अपना अपना एंगल बना रहे हैं। इस पॉइंट को ए माने क्या? यहाँ कुछ एंगल आपको और भी पता होगा, ये नॉर्मल और आने वाली एंगल को, नॉर्मल और आने वाले एंगल को आई कहते हैं लोग, हमने पढ़ा होगा। ये जो नॉर्मल और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, अपवर्तित किरण के बीच के एंगल को आर। ये तो आपने भी सुना होगा ऐसा चीज, क्यों जी? एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये नॉर्मल है, अभिलंब और आने वाली किरण के बीच को एंगल आई, और नॉर्मल और जाने वाली किरण के बीच के एंगल को आर कहते हैं। अब इस चीज को पूरा का पूरा डायग्राम में इधर आते हैं, इसी चीज से हम इसको ड्राइव करके लाएंगे। हमें पहले ट्रायंगल देखना होगा, हमें आपको एक ट्रायंगल दिखाएंगे ओ सी ए को ध्यान से देखो। कभी ऐसा पढ़े हो कि कोई भी ट्रायंगल में अगर एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो उसको बहिष्कोण कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल, और ये अंदर के दोनों इंटरनल के सम के बराबर होता है। तुम पढ़े हो किसी भी कहीं यहाँ बढ़ा दो ना तो ये जो आएगा वो यहाँ और यहाँ के सम के बराबर है, क्योंकि इसमें ये दोनों जोड़ो तो 180 हो जाता है, और इसमें ये जोड़ो तो 180 हो जाता है, अर्थात ये दोनों इसके बराबर है। कोई भी ट्रायंगल आपके पास है, इसे बढ़ा दो तो इसमें अगर इन दोनों को जोड़ दो तो 180 हो जाएगा कि नहीं, और इसमें अगर ये वाला जोड़ दो तो 180 हो जाएगा कि नहीं, मतलब ये वाला इसके और इसके, इसको बहिष्कोण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज सम ऑफ द टू अपोजिट इंटरनल एंगल। इस ट्रायंगल को देख पा रहे हो, ओ सी ए, इसमें अल्फा और बीटा इंटरनल है और उसका आई एक्सटर्नल है जी। ये ट्रायंगल में देख पा रहे होंगे, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड बढ़ा दिया जाए तो ये बाहर का एंगल इन दोनों के सम के बराबर, मतलब आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, बस एक इक्वेशन तैयार है। एक ट्रायंगल हम और देख लो, ACI देख रहे हो, ACI भी पतला सा ट्रायंगल है यहाँ पे। ACI में बीटा आपका एक्सटर्नल काम कर रहा है, ध्यान से देखो, ACI ऐसे है और यहाँ बढ़ा है तो बीटा एक्सटर्नल बनेगा और वो यहाँ इंटरनल के बराबर जाएगा, तो बीटा बराबर आर प्लस गामा। अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है, चश्मा बनाओ। अगर अब यहाँ से गामा बराबर निकाले तो आर बराबर, तो गामा इधर ले आओगे तो बीटा माइनस इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन तैयार है आपका, रूल पे आ जाता है। अपवर्तन के नियम से, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ कहता है क्या? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू आर कह के गया, तो फिर हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा बीटा माइनस गामा। या तो थोड़ा सा साइन को मत करो, यहाँ थोड़ा सा एक बात बताओ, आई एंड आर बहुत छोटे एंगल हैं, क्योंकि यहाँ जो ऑप्टिकल एंगल होते हैं वो छोटे होते हैं, और जब कोई छोटा होता है तो मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, मतलब साइन आई आई बन जाएगा एंड ये मैथ वाले जानते होंगे कि साइन में जब एंगल छोटा हो जाए साइन थीटा थीटा हो जाता है, tan थीटा थीटा हो जाता है, एक cos थीटा एक हो जाता है। थीटा वो छोटा हो जाए तो साइन थीटा थीटा हो जाता है, tan थीटा थीटा हो जाता है, एक cos थीटा थीटा वो छोटा हो जाता है एक हो जाता है। तो ये मैथ वाले जानते होंगे, यहाँ पे अप्लाई करना है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है? अगर आई और आर बहुत छोटे हैं तो साइन आई क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा, साइन आर क्या बन जाएगा? इक्वल टू, मतलब आई बराबर गुणे आई का मान वहां से लिखेंगे अल्फा प्लस n गुणे आर का मान बीटा बीटा। या तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको पता होगा अगर tan थीटा थीटा बन जाता है तो फिर थीटा tan थीटा बन जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं अल्फा को tan अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा आल्सो छोटे हैं, अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे कोण है, मतलब स्मॉल एंगल। कैसे इंग्लिश में लिखोगे?
अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स। अगर छोटे हैं तो tan थीटा, अगर थीटा बनता है उल्टा थीटा tan थीटा बन सकता है, मतलब अल्फा tan अल्फा बन सकता है, बीटा tan बीटा बन सकता है, नीचे फिर अंदर बीटा tan बीटा बन सकता है, माइनस गामा tan गामा बन सकता है। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से? एक बार तुमने साइन आई को आई बनवाया, साइन आर को आर बनवाया, तो आई बाई आर इक्वल टू आर हो गया। आई का मान यहाँ से रख लिया, आर का मान यहाँ से, और फिर इसको छोटा एंगल बना के tan में डाल दिया। अब tan तो निकालना आसान है भाई, tan निकाल सकते हो। हर एक ट्रायंगल देख लो जरा, ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, जी सर, परपेंडिकुलर बाई बेस tan अल्फा बराबर am बटे mp mo, जी सर, जी am बटे mo, am बटे tan बीटा। इस ट्रायंगल में देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल बनके तैयार है tan बीटा, am बटे mc, am बटे mc n, फिर tan बीटा am बटे mc माइनस गामा, गामा वाला पूरा ट्रायंगल देखो, am बटे mi, am बटे mi। कोई प्रॉब्लम? आपको पता होगा am कॉमन हो सकता है, तो 1 बटे mo प्लस 1 बटे mc n गुणे am कॉमन 1 बटे mc माइनस 1 बटे ये m से m। आपको पता होगा अगर ये a बहुत नजदीक हो तो m p पे होगा, a बहुत नजदीक हो, कितना ऊपर हम ले जाएंगे, हमारा कोई जरूरी है और नजदीक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यदि बता दे रहे a p के निकट हो, इफ a is very close to the p then m lie at p, तो m p पर होगा, m कहाँ होगा, p पर होगा, अर्थात m को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख देंगे, क्योंकि m लगभग p पे होगा, तो 1 बटे प्लस 1 बटे बराबर n गुणे 1 बटे माइनस 1 बटे और पीओ आपको पता है, पीओ इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको यू हो बोलते हैं लोग, यू बोलते हैं। तो फिर उधर रह जा रहा है, देखो इससे गया है और तुम इधर या ना पड़े, कोण से नापना रहता है तो निगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस 1 बटे यू। पीसी वो कैपिटल आर बोलते हैं इसको, रेडियस, और पीसी उसके डायरेक्शन में नाप रहे हो, पॉजिटिव लोगे 1 बाई प्लस आर ही लोगे, n 1 बटे फिर प्लस आर और माइनस पी आई, इमेज का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक v बोलते हैं लोग, और डायरेक्शन में मेजर की हो तो प्लस में लोगे, तो माइनस फार्मूले का ही आपको पता होगा, माइनस 1 बटे यू प्लस 1 बटे आर बराबर n बटे आर माइनस n बटे वी, n से गुणा मार दिए, n बटे वी को इधर ले आओ तो प्लस n बटे वी हो जाएगा, n बटे वी को इधर ले आओ और माइनस 1 बटे यू यहाँ पहले से लिखा है, n बटे आर यहाँ पहले से बचा था, और इधर वाला माइनस प्लस 1 बटे आर इधर लाओगे तो माइनस 1 बटे आर हो जाएगा, मतलब बन गया n बटे वी माइनस 1 बटे यू बराबर n माइनस 1 बटे, लासा सेम हो तो ऊपर इकट्ठा लिखा जा सकता है। जी सर, लिख सकते हैं। द फॉर्मूला, दो फार्मूलों को ध्यान से देखो, एक है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्या होता है 1/f n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला आपने बहुत लगाया, न्यूमेरिकल करते समय इसका ड्राइव करेंगे, और साथों साथ लेंस मेकर फार्मूला, अभी यदि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये दोनों में सेम काम करना होता है, चाहे इसको ड्राइव करना हो और चाहे इसको ड्राइव करना हो, ये दोनों में आप इशू से एक साथ कर सकते हो। देखो हम कैसे कर रहे हैं, ये किसी लेंस के लिए होता तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, अच्छा लेंस होता क्या है, ये कुछ होता नहीं, इसमें दो सरफेस होते हैं, अभी तक एक सरफेस था, अब कितने सरफेस है, मान लेते हैं पहले सरफेस का रेडियस r1 दूसरे का r2, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। आप यहाँ पे रखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जब कोई रे चलेगा और जैसे यहाँ पहुंचेगा तो क्या सीधे से निकल जाएगा, थोड़ा सा बेंड होगा, दोनों चलाएगा यहाँ, थोड़ा सा तो बेंड होगा ना, फिर आपका जब यहाँ पहुंचेगा तो क्या फिर सीधे निकल जाएगा, फिर थोड़ा सा बेंड होगा, ये थोड़ा सा बेंडिंग सही दिखा दे आपको लगे, फिर ये अगर आता सीधे तो कहाँ मैच करता है, यहाँ पे मैच करता, और यहाँ पे आपका आई डैश फिगर बना सकता था, लेकिन यहाँ तब बना नहीं पाता जब ये वाला सरफेस
जैसे अभी भी देखो ना, ऐसे गया है मुड़ के यहाँ पहुंच गया, लेकिन यहाँ फिर एक सरफेस आया तो ये और बेंड कर देगा, तो ये यहाँ पे आएगा कि नहीं, थोड़ा और बेंड हो जाएगा तो यहाँ मैच कर रहा है। मतलब इसमें कितने बार रिफ्लेक्शन हुए? 2 बार। एक बार इस पॉइंट पे हुआ है और एक बार इस पॉइंट पे हुआ है। इस पॉइंट पे जब हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और ये इमेज कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हुआ तो ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और ये मतलब ये एक्सीडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। आपकी तरफ पावरफुल फिगर, ध्यान से दोनों में एक ही फिगर को लगा रहे हैं। ग्रुप देखो जी, ग्रुप ऑन फर्स्ट सरफेस, पहले पृष्ठ पर हम चल रहे हैं। पहले पृष्ठ पर परिवर्तन हुआ कि नहीं? कौन किरण आया? ये। कौन गया? ये गया ना? जो आया वो ऑब्जेक्ट से आता है और जो गया वो इमेज पे जाता है। जो आया वो ऑब्जेक्ट से आता है, जो गया वो इमेज पे जाता है। रिफ्लेक्शन से पहले आने को आपतित किरण या इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद अपवर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आपने अभी भी पढ़ा n by v लगा सकते हैं कि नहीं? हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से बीच से u है, कितना है? u। और पहला इमेज अगर बना होता तो v डैश रहता, लेकिन फाइनल बना किस पे? v पे। बना तो 2 बार रिफ्लेक्शन की वजह से v पे, फिर अगर पहले बार की वजह से बना होता तो अब बताओ, पहले वाले में आपने मेन फार्मूला भी पढ़ा है, कौन सा फार्मूला? n by v minus 1 by u equal to n minus 1 by। ये किसी भी रिफ्लेक्शन के लिए लगा सकते हैं। हम ये पहले रिफ्लेक्शन पे लगा रहे हैं, फर्स्ट सरफेस पे। n चूंकि आपको रे कहा जा रहा है, हवा से लेंस में जा रहा है, तो हवा के सापेक्ष लेंस का चाहिए तो n लोगे। n by इमेज का, इसके लिए इमेज कहाँ है? इसके लिए इमेज ये है कि वो, तो ये v डैश रहेगा ना, इमेज का डिस्टेंस v डैश माइनस 1 बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इक्वल टू n माइनस 1 बाई पहले का रेडियस r1 है। इक्वेशन नंबर समझ में आया? तो अभी भी आपने फार्मूला ड्राइव किया है, उसी से हम पहले रिफ्लेक्शन के डाटा को पुट कर रहे हैं। v मतलब पहले के लिए इमेज यहाँ है तो v डैश, ऑब्जेक्ट यहाँ है u और r1 ऑन सेकेंड सरफेस। 2 बार हुआ है तो सेकेंड सरफेस पे जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। सेकेंड सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ कौन किरण रहा है? ये वाला कि ये वाला आ रहा है? ये वाला आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये वाला जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट। तो ये हाँ, जो किरण आता है वही तो ऑब्जेक्ट है। अब वो किरण जहां भी प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो जो पहले का, जैसे आप समझ सकते हो कि मान लीजिए हम खड़े हैं, ऑब्जेक्ट हमारा इमेज बना यहाँ और इसका इमेज बना यहाँ, तो इसके लिए तो हम ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन उसके लिए तो वो ऑब्जेक्ट है ना। मतलब जो पहले का इमेज है वो दूसरे का क्या है? तो हम दूसरे पे फार्मूला लगा रहे हैं, n लेंगे कि 1/n लेंगे? ये बताओ। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम एयर से ग्लास में गए थे, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का चाहिए था जो कि n है, लेकिन अब तुम्हारा रे ग्लास से एयर में आ रहा है। आपको पता होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेते समय थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हमें चेक करना पड़ता है कि रे कहां से, हमने जो यहाँ माना है वो ANG माना है, ANG इक्वल टू n। ANG मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू। तो जब आपका पहला रिफ्लेक्शन हुआ था तो एयर से ग्लास में गया था, तो आपको यही चाहिए था। लेकिन दूसरे बार रिफ्लेक्शन में ग्लास से एयर में गया है, मतलब G एंटे चाहिए, उसको पलट के लेना पड़ेगा। और आपका इमेज दूसरे वाले में v है, माइनस 1 बाई ऑब्जेक्ट आपका v डैश है। पहले वाले में ये इमेज था, ये ऑब्जेक्ट था, तो ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे रखा गया था। इस बार ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट रखा गया है इक्वल टू 1 माइनस n माइनस 1 बाई। कोई प्रॉब्लम? इसमें साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करेंगे। साइन कन्वेंशन ऑलरेडी इसमें हो चुका है, ये फार्मूला जो लिखा गया ऑलरेडी साइन कन्वेंशन से है, तो उसमें जा रहा है तो साइन कन्वेंशन होके ही जा रहा है। अब बात आता है, अगर n से मल्टीप्लाई करते हो तो ये n कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई v हो जाएगा कि नहीं? n से गुणा करने पर। अब इसमें तो ये चीज है, एक पहले सरफेस से बना ले जाओ, एक दूसरे सरफेस से, n से गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 1 बाई v माइनस n बटे v डैश, 1 माइनस n, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा, गुणा करते गए n से, और बाई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, यहाँ से अगर चाहो तो इसको 2 ही करो,
इसको इक्वेशन बनाइए ना करो, गुणा करने के बाद 2 बनाओ, सबसे ज्यादा इक्वेशन बनाने से क्या फायदा है? 1 और 2 को ऐड करो, इक्वेशन 1 प्लस 1 में क्या क्या है? n बटे v डैश माइनस 1 बाई, और यहाँ 1 अपान v माइनस n बटे इक्वल टू n माइनस 1 बाई r1 प्लस 1 माइनस n बाई r2। कोई समस्या ये देख रहे होगे, कट जाएगा। जी सर। ये तो ठीक से लिख दे तो 1 बटे v आगे लिख दिए, 1 बटे u बाद में लिख जी दिए, सर। और इक्वल टू इसमें माइनस कॉमन ले लो, n माइनस 1 अपान r1 ये माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 अपान r2। अगर हम उसमें कॉमन ले ले तो n बटे v माइनस, सॉरी 1 बटे v माइनस 1 बटे u, ध्यान से देखो 1 बटे v माइनस 1 बटे u इक्वल टू n माइनस 1 कॉमन ले लिया गया, तो बचा क्या? 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अभी कहाँ करेंगे? अच्छा, रूल आपने पढ़ा होगा, जब वस्तु अनंत पर हो, when object exists at infinite, कहाँ पे हो? तो इमेज मतलब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कभी पढ़े हो? आपको पता होना चाहिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला जाता है तो उससे आने वाली जो लाइन होती है वो पैरेलल आती है, और पैरेलल आती है तो कहाँ जाके मीट करती है? तो फोकस पे मिलती है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो लाइन पैरेलल आती है, पैरेलल आती है तो फोकस पे जाती है। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट kept at infinite, then image of the object exists at a focus। मतलब जब आपका u इनफाइनाइट हो जाता है तब आपकी इमेज का डिस्टेंस फोकस हो जाता है। अगर हम u के v के जगह फोकस डाल दे तो यहाँ u के जगह इनफाइनाइट डाल देंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान, और आपको पता होगा इनफाइनाइट से किसी में डिवाइड कर दो तो 0 हो जाता है, तो खत्म हो गया, तो बचा क्या? इस फार्मूले को जब ड्राइव करके ले आओगे तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ का फार्मूला। तो यहाँ तक तो इसका हो जाता है। अगर आपको ये लाना है बस इसको बना देना चौथा इक्वेशन, और तीसरा और चौथा कंपेयर कर लेना, इक्वेशन 3 एंड 4 से आप देखो इसका RHS बराबर है कि नहीं, RHS बराबर होगा कि नहीं, 1 बटे f बराबर होना चाहिए 1 बटे v माइनस 1 बटे फार्मूला। तो आप इस दोनों को डेरिवेशन एक साथ कर सकते हो, ये पूछेगा तो वही रोक देना, और अगर ये पूछेगा तो उसको चौथा इक्वेशन बना के 3-4 कंपेयर कर दोगे तो ये भी आ जाएगा। इससे हम निकालना चाहते हैं तो दूसरा निकाल सकते हैं।